हिमालय के जंगल में रानो चिड़िया अपने पति टुन्नू चिड़ा के साथ रहती थी। उसने कुछ दिनों पहले ही 2 अंडे दिए थे। वो बहुत खुश थी और बेसब्री से अपने बच्चों का बाहर आने का इंतजार करने लगती है। रानो चिड़िया का स्वभाव बहुत अच्छा था। वो सब पक्षियों की मदद करती थी। एक दिन जंगल में बहुत तेज बारिश होने लगती है, जो थोड़ी देर बाद एक बाढ़ का रूप ले लेती है, जिसे देखकर सब पक्षी डर जाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए अपने घर छोड़कर वहां से चले जाते हैं। तभी टुन्नू चिड़ा अपनी पत्नी रानो से कहता है, रानो, अरे ओ रानो, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनती हो? मैं तुम्हें कब से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुम हो कि अपनी जिद पर अड़ी हो। बारिश बहुत तेज हो रही है। दूसरे सारे पक्षी अपने अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित जगह पर आसरा ले चुके हैं। चलो रानो, ऊपर वाले के लिए मेरी बात मानो, बच्चों की तरह जिंदा करो। नहीं टुन्नू जी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी अपने अंडों को छोड़कर। मैं कहीं नहीं जाऊंगी यहाँ से। मेरे अंडे से बच्चे किसी भी समय बाहर आ सकते हैं। अगर मैं जाऊंगी तो मेरे अंडे भी मेरे साथ जाएंगे। रानो, जिद मत करो। बरगद के कुकर में बस 2 पक्षियों की छिपने भर की जगह बची है। मैं कहता हूँ छोड़ो इन अंडों को, चलो यहाँ से मेरे साथ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। आपको जाना है तो जाए। टुन्नू चिड़ा रानो से हार मान चुका था। वो वहाँ से चला जाता है। बारिश और तेज हो चुकी थी। रानो अपने अंडों को अपने पंखों में छिपाए बारिश में भीग रही थी। तभी एक आवाज के साथ रानो चिड़िया का घर टूट जाता है। अंडे पानी में गिर जाते हैं और वो फूट जाते हैं। तभी अंडे से बच्चे बाहर आ चुके थे और पानी में बहने लगते हैं। लेती है। ऐसे ही सुबह हो जाती है, मगर बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। रानो के बच्चे 2 दिनों से भूखे थे। पत्ते की आड़ में रानो चिड़िया अपने बच्चों को लेकर बैठी सोच रही थी, ये कैसी परीक्षा है भगवान। इतने दिनों बाद आपने मुझे संतान का सुख दिया है, लेकिन मैं अपने बच्चों के साथ इस मुसीबत में फंसी हूँ। मेरे बच्चों को अंडे से बाहर आए 2 दिन हो गए, पर मैंने अभी तक उन्हें कुछ नहीं खिलाया। इतनी तेज बारिश में मैं अपने बच्चों को कैसे भोजन दूँ? मेरे बच्चे कहीं भूख से बिलक बिलक कर मर ना जाए। तभी तेज बिजली कड़कती है। बचाओ, बचाओ, मुझे कोई बचाओ, मैं डूब रहा हूँ। और रानो चिड़िया को ऐसा लगता है जैसे कोई उसे मदद के लिए पुकार रहा हो। भगवान, अब मैं क्या करूं? अपने बच्चों को छोड़कर मैं कैसे जाऊं? आप ही हमें कोई रास्ता दिखाइए। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे किसी को मेरी मदद की जरूरत है, कोई मुझे पुकार रहा है। तभी रानो को फिर से वही आवाज सुनाई देती है, बचाओ, बचाओ, मुझे कोई बचाओ, मैं डूब रहा हूँ। मुझे जाना ही होगा। भगवान, मेरे बच्चों की रक्षा करना। उसकी आवाज सुनकर रानो चिड़िया अपने बच्चों को छोड़कर बारिश में निकल पड़ती है। तभी उसे पानी में डूबता हुए एक पक्षी नजर आता है, जो मदद की गुहार लगा रहा था। अरे, ये तो कोई साधु बाबा लगते हैं। लगता है बारिश की वजह से ये इस बाढ़ में फंस गए हैं। बाबा, आप परेशान मत हो, मैं आपको बचा लूंगी। रानो चिड़िया अपने आसपास देखती है और एक टहनी लेकर पानी में डालती है। बाबा, सुनिए बाबा, आप इस टहनी को पकड़कर धीरे धीरे बाहर आने की कोशिश करें। तभी बाबा के शरीर में थोड़ी हलचल होती है और वो टहनी पकड़कर धीरे धीरे ऊपर आ जाते हैं और रानो चिड़िया का धन्यवाद करते हैं। चिड़िया बिटिया, तुम्हारा बहुत बहुत आभार। तुमने मेरी जान बचाई है। अगर आज तुम सही समय पर नहीं आती तो मैं अपने प्राण खो बैठता। बेटा, अगर तुम बुरा न मानो तो क्या तुम मेरी एक बात मान सकती हो? बेटिया, तुम मुझे अपने घर ले चलो। मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। आराम करके फिर मैं आगे की सफर पर निकलूंगा। ये सुनकर रानो को बहुत बुरा लगता है। वो उदास होकर बाबा से कहती है, बाबा, मुझे माफ करना, मैं आपकी ये बात नहीं मान सकती, क्योंकि बाबा, मैं बेघर हूँ। मेरा कोई घर नहीं है। मेरे नन्हे नन्हे 2 बच्चे हैं, जो अभी अभी अंडे से बाहर आए हैं। वो 2 दिनों से भूखे हैं। मैं उन्हें पत्तों में छुपाकर यहाँ आई हूँ। पता नहीं इतनी तेज बारिश में मैं अपने बच्चों को कितने दिनों तक बचा पाऊंगी। बाबा, मैं मजबूर हूँ। बाबा, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। रानो की बात सुनकर बाबा को उसकी हालत पर बहुत तरस आता है। वो रानो से कहते हैं, बेटिया, तुम परेशान मत हो। तुमने मेरी जान बचाकर इतनी बड़ी मदद की है। मैं तुम्हारा उपहार व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। तुम्हारी परेशानी का हल है मेरे पास। ये लो चिड़िया बेटा, जादुई सेब। इस सेब को तुम गीली मिट्टी में दबा देना,
फिर देखना चंद मिनटों में तुम्हारा जादुई सेब का घर बनकर तैयार हो जाएगा। बाबा, ये तो एक मामूली सा सेब है और आप कह रहे हैं मैं इस सेब से अपना घर बना लूं। बाबा, आप मेरी हालत का मजाक ना बनाएं। नहीं बेटी, मैंने कहा ना, ये जादुई सेब है। यह लोहे से भी ज्यादा सख्त और मजबूत है। इस जादुई सेब घर में भोजन की पूरी व्यवस्था है। तुम्हें बारिश में इधर उधर कहीं भी भटकने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी और तुम अपने बच्चों के साथ इस सेब घर में आराम से रह सकती हो। अब जल्दी अपने बच्चों के पास जाओ और उनका पेट भरो। ऊपर वाला सबकी रक्षा करेगा। इतना कहकर वो बाबा वहाँ से गायब हो जाते हैं। रानो चिड़िया को अब भी बाबा की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन उसके पास इस बात को मानने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। वो जल्दी से सेब लेकर घर आती है और मिट्टी में दबा देती है। देखते ही देखते वहाँ विशाल जादुई सेब का घर तैयार हो जाता है। ये देखकर वो हैरान रह जाती है। अरे वाह, ये तो चमत्कार हो गया। बाबा ने सही कहा था, ये मामूली सा सेब एक विशाल सेब घर में बदल गया। आओ बच्चों, मेरे साथ इस सेब घर के अंदर चलो। हमारी परेशानी खत्म होने का समय आ गया है। फिर रानो चिड़िया अपने बच्चों के साथ उस सेब घर के अंदर जाती है। वहाँ खाने पीने की सारी चीजें मौजूद थी। रानो अपने बच्चों के साथ सेब घर में खुशी खुशी रहने लगती है। कई दिनों बाद जब बारिश रुकी तो टुन्नू चिड़ा भी घर आ जाता है और रानो से माफी मांगता है। मुझे माफ कर दो रानो, मुझे इस तरह तुम्हें और बच्चों को छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। इस बात का एहसास मुझे तुमसे दूर होकर पता चला। मैं अब तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हें और बच्चों को कभी छोड़कर नहीं जाऊँगा। इस तरह रानो चिड़िया अपने परिवार के साथ खुशी खुशी जादुई सेब घर में रहने लगती है। एक जंगल में। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। सोचें। ठीक है, पर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? दोनों बेटे आगे आते हैं और फिर कालू कौवा अपने बड़े बेटे को इसकी जिम्मेदारी दे देता है। फिर बड़ा बेटा रात को उस सोने के सेब के पेड़ की रखवाली कर रहा होता है और पूरी रात जगते जगते वो थककर सो जाता है। देखो, फिर सुबह एक सेब कम हो गया। अब इस सेब के पेड़ की रखवाली की जिम्मेदारी मैं अपने छोटे बेटे को देता हूँ। फिर कालू कौवा रखवाली करने की जिम्मेदारी अपने छोटे बेटे को दे देता है। छोटा बेटा जब रखवाली कर रहा होता है तब रात 12 बजे हवा में कुछ आहट होती है और एक पंछी जो असली सोने का होता है वो उड़ता हुआ वहाँ आ गया और अपनी चोंच से सेब को टक टक करने लगा। अरे, लगता है ये वही पंछी है जो रोज हमारे सेब को चुरा रहा है। फिर वो उस पर तीर चला देता है, लेकिन तीर से पंछी को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। सिर्फ एक सोने का पर उसकी पूंछ से गिर जाता है और वो पंछी उड़ भागता है। सुबह जब कौवे का छोटा बेटा उस पंख को लेकर कालू कौवे के पास जाता है। अरे, ये पंख तो सोने का है और बहुत कीमती लगता है। ये सोन पक्षी तो हमें सोने के अंडे भी देगा। इसे हम किसी भी कीमत पर अपने हाथ से जाने नहीं दे सकते। दोनों बेटे उस पंख को देखने लगते हैं। हाँ, लगता है ये इन सेब के पेड़ से भी ज्यादा कीमती है। हाँ, क्यों ना हम ऐसा करें, उस पक्षी को पकड़ें, फिर हमारे पास इस सेब के पेड़ से भी कीमती खजाना होगा। हाँ पिताजी, हमें इस पक्षी को पकड़ना चाहिए इससे पहले कि कोई और उसे पकड़ ले। पर इसे पकड़ने कौन जाएगा? अगर हम तीनों चले गए तो इस सेब के पेड़ की देखरेख कौन करेगा? ये जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। मैं उस पक्षी को पकड़ लाऊंगा। आप मुझ पर भरोसा करें। ठीक है, तुम जाओ और अपना ख्याल रखना। जल्दी ही सोन पक्षी को पकड़कर मेरे पास ले आना। बड़ा बेटा लालच में पक्षी को पकड़ने निकल पड़ता है। रास्ते में उसे एक चालाक लोमड़ी दिखाई देती है। वो उसे रोकती है और उसे कहती है, मैं जानती हूँ तुम यहाँ किसकी तलाश में आए हो। अच्छा, तुम्हें कैसे पता? मेरी बात ध्यान से सुनो। जिस सोन पक्षी की तुम्हें तलाश है वो एक गुफा में रहती है जिसका दरवाजा खुल जा सिम सिम बोलने से खुलता है। वो लोमड़ी की आधी बात सुनकर ही जल्दी से गुफा की ओर जाने लगता है। वो गुफा के सामने पहुंचता है तो खुल जा सिम सिम कहता है और दरवाजा खुल जाता है। फिर वो अंदर जाता है और देखता है वहाँ सोने का पक्षी और चारों तरफ बहुत सारा खजाना होता है जो बहुमूल्य आभूषण से भरे होते हैं।
अरे यहाँ खजाना तो पक्षी से भी ज्यादा कीमती लगता है। मैं ऐसा करता हूँ, पक्षी की जगह खजाना ले जाता हूँ। जैसे ही वो बाहर की ओर आने लगता है तभी दरवाजा बंद हो जाता है और वो वहीं रह जाता है। कुछ दिन बीत जाते हैं पर कालू कौवे का बड़ा बेटा वापस नहीं आता है। लगता है वो रास्ता भटक गया है, अब तक वापस नहीं पहुंचा। कहीं उसे कोई नुकसान तो नहीं पहुंच गया। पिताजी, मैं ये जिम्मेदारी लेना चाहता हूँ। मैं सोन पक्षी और भाई दोनों को ढूंढ के ले आऊंगा। ठीक है, पर तुम जल्दी लौटाना, मुझे तुम्हारी चिंता रहेगी। फिर छोटा बेटा निकल पड़ता है। फिर उसे भी वही लोमड़ी दिखाई देती है और उसे भी वो वही बात कहती है। जब वो भी गुफा में जाता है तो लालच में आकर अपने भाई की तरह गुफा में ही बंद हो जाता है। कुछ दिन बीत जाने पर जब छोटा बेटा भी वापस नहीं आता तब कालू कौवा चिंता में आ जाता है और अपने दोनों बेटों की तलाश में निकल पड़ता है। फिर उसे भी रास्ते में वो लोमड़ी दिखाई देती है। मुझे पता है तुम क्या ढूंढ रहे हो। मैं अपने दोनों बेटों की तलाश में आया हूँ। अच्छा, वही दोनों बेटे जो सोन पक्षी को ढूंढ रहे थे। तुम्हें कैसे पता? हाँ, मैं जानती हूँ। मैंने ही उन्हें गुफा का रास्ता बताया था जहाँ सोन पक्षी रहती है। अच्छा, जब तुमने रास्ता बताया तो वो अब तक वापस कैसे नहीं आए? क्योंकि तुम्हारे बेटे पूरी बात सुने बिना ही जल्दी से चले गए। अच्छा, तो तुम मुझे बताओ उस गुफा के बारे में और वहाँ कैसे जाना है। फिर लोमड़ी उसे सारी बातें बताती हैं और वो भी सब सुन गुफा की ओर चल पड़ता है। गुफा के सामने पहुंचता है तो खुल जा सिम सिम कहता है, जिससे दरवाजा खुल जाता है और वो अंदर चला जाता है। अरे, यहाँ तो बहुत सारा खजाना है और सोन पक्षी भी हैं। अरे ये क्या, मेरे दोनों बेटे बेहोश पड़े हैं। ये देख वो रोने लगता है। उसके रोने की आवाज सुन गुफा में से आवाज आती है, तुम भी इन्हीं की तरह यहाँ लालच में आए हो क्या? नहीं नहीं, मैं तो अपने दोनों बेटों को ढूंढने आया हूँ। अच्छा, तेरे दोनों बेटे लालच में आकर मेरा खजाना ले जा रहे थे, इसलिए यहाँ बंद हो गए हैं। आप इन्हें माफ कर दो, अब हम ऐसा कभी नहीं करेंगे और सोन पक्षी भी नहीं चाहिए। पर मैं तुम्हें क्यों माफ करूं? आप मुझ पर दया करो। अगर आप मुझे माफ कर दोगे तो सोन पक्षी जब चाहे तब मेरे पेड़ से सेब खा सकता है। अच्छा, हाँ, अब हम लालच नहीं करेंगे। मुझे मेरे दोनों बेटे लौटा दो। ठीक है, अब तुम जा सकते हो। फिर उसके दोनों बेटे को होश आ जाता है और गुफा का दरवाजा खुल जाता है और वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद उसके दोनों बेटे सोन पक्षी के लिए उस पेड़ पर घोंसला बना देते हैं। फिर सोन पक्षी वहाँ आती, सेब खाती और घोंसले में रहने लगती है। उन्हें यह समझ आ जाता है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच का अंत अच्छा नहीं होता। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए। लालच करना बुरी बात है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कृपया कमेंट करके बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। एक दिन रानो का पति टुन्नू दोपहर के समय घर पर उदास बैठा था। क्या हुआ जी, आप इतने उदास क्यों बैठे हैं? काफी दिनों से मुखिया जी से मजदूरी मांग रहा हूँ पर वो तो दे ही नहीं रहे। तो उनसे कहते क्यों नहीं, हमारे घर में राशन खत्म होने को है। अगर आप हमें समय से पहले पैसे दे नहीं सकते तो ऐसी जगह काम करने का क्या फायदा। टुन्नू कालू सेठ से पैसे लेने के लिए उनके घर पहुंच जाता है। क्या बात है टुन्नू, तुम यहाँ कैसे? सेठ जी, आपने 3 महीने से मेरी मजदूरी नहीं दी। मेरे घर पर राशन खत्म होने को है। मेरे घर पर मेरी पत्नी और मेरी बेटी मेरी जिम्मेदारी है। तो मैं क्या करूँ? सेठ जी, मैं तो बस अपने पैसे मांग रहा हूँ। इतना सुनकर कालू सेठ टुन्नू को बुरी तरह से पिटने लगता है और उसे धक्के देकर बाहर निकाल देता है। जा नहीं देता तेरे पैसे, जिससे भी शिकायत करनी है कर ले, जो उखाड़ना है उखाड़ ले। टुन्नू रोते हुए घर आ गया और सारी घटना रानो को बताने लगा। चिंता क्यों करते हो जी, भगवान पर भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। तुम समझ नहीं रही हो, घर का राशन खत्म होने को है। आज तो मेरे पास कुकू को खाना खिलाने के भी पैसे नहीं बचे। अब मैं क्या करूं? चिंता मत कीजिए, मैं पड़ोस में रहने हरिया तोते से कुछ पैसे उधार ले लेती हूँ। आप ऐसे उदास मत बैठिए। इतना बोलकर रानो हरिया तोता के घर चली जाती है।
हरिया भैया, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। वो क्या है ना, मेरे पति को कहीं भी काम नहीं मिल रहा, काम मिलते ही पैसे चुका देंगे। बात तो सही है रानो, काम तो कहीं भी नहीं मिल रहा, सब तरफ यही हाल है। मैं तुम्हें पैसे तो दे देता हूँ, पर मेरी एक बात सुनो, क्यों ना तुम भी काम में अपने पति का हाथ बटाना शुरू कर दो। दोनों एक साथ काम करोगे, घर में अच्छे पैसे आएंगे। सही बोल रहे हो हरिया भैया, मन तो मेरा भी करता है, पर मुझे कुछ काम भी तो नहीं आता। क्यों ना तुम मेरे साथ कागज के खिलौने बनाओ और मेरे साथ बाजार में बेचने चलो। रानो को हरिया तोता का यह उपाय पसंद आया। उस दिन के बाद से रानो हरिया तोता के साथ कागज के खिलौने बनाना सीखने लगी और कुछ ही दिनों में रानो भी कागज के खिलौने बनाना सीख गई। अरे वाह रानो, तुम तो मुझसे भी अच्छे कागज के खिलौने बनाने लगी, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। अगले दिन रानो हरिया तोता के साथ बाजार में खिलौने बेचने चली गई। रानो के सारे खिलौने बिक गए। अरे वाह रानो, तुम्हारे तो सारे खिलौने बिक गए, इधर मेरे खिलौने बच गए। कहीं तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? अरे इसमें बुरा लगने वाली क्या बात है, भगवान सबको अपना अपना नसीब देता है। ऐसी ही काफी दिन गुजर जाते हैं। एक दिन रानो चिड़िया कागज के खिलौने बेच रही थी, तभी कालू सेठ अपने कुछ पक्षियों के साथ वहाँ पर आता है। कैसी हो रानो, देख रहा हूँ तुम्हारे खिलौने आजकल बहुत ज्यादा बिक रहे हैं, और तो और तुम लोगों की स्थिति भी बता रही है कि तुम्हारी आमदनी अच्छी हो रही है। सब भगवान की कृपा है। सेठ जी, आप यहाँ कैसे? बात यह है रानो, हमारा जंगल दो नदियों के बीच में है। बरसात का मौसम आने वाला है और मुझे खबर मिली है कि इस बार हमारा जंगल भयंकर बाढ़ की चपेट में आ सकता है। फिर तो हम पक्षियों का जीवन मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं सबसे चंदा इकट्ठा कर रहा हूँ। रानो, मैं तुमसे भी चंदा लेने आया हूँ। मैं जंगल के पक्षियों से चंदा लेकर उनके कंबल और खाने पीने की व्यवस्था करूँगा। रानो ने उस दिन की सारी कमाई कालू सेठ को दे दी। मुझे तुम पर विश्वास नहीं है कालू सेठ, वैसे भी मेरे पति के 3 महीने का पैसा रोक कर रखे हो। देखते हैं पक्षियों की कितनी मदद करते हो। अरे तुम्हारा पति बदतमीजी से बात कर रहा था, इसलिए मैंने उसे मारा। इतना कहकर कालू वहाँ से चला गया। दिन ऐसे ही बीतते गए, पर कालू ने कुछ व्यवस्था नहीं किया। जब रानो ने इस बात के खिलाफ आवाज उठाई तो उससे बर्दाश्त नहीं हुई। वो रोज रानो और उसके परिवार को परेशान करने लगा, जिस वजह से वो लोग उस जंगल को छोड़कर चले गए। टुन्नू जी, ये सब मेरे सच बोलने का नतीजा है। दिल छोटा मत करो रानो, तुमने तो सच बोला है और सच बोलने वालों की कभी हार नहीं होती। वो सब तो ठीक है जी, पर अब क्या होगा? हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। इस पोटली में सिर्फ गुड़िया के लिए थोड़े से दाने बचे हैं। रानो ने बस इतना ही कहा था, तभी दूसरे बच्चे के रोने की आवाज उसको सुनाई दी। रानो ने देखा कि पेड़ के नीचे एक चिड़िया का बच्चा रो रहा है। मेरे पास तो थोड़े से दाने हैं, अगर इसे दे दूंगी तो हमारी गुड़िया क्या खाएगी? चिंता मत करो रानो, यह बच्चा कई दिनों से भूखा लग रहा है, पहले इसे दाना खिला दो। रानो बच्चे को दाने खिलाने लगी। बच्चा दाना खा ही रहा था, तभी तेज रोशनी के साथ उस बच्चे का आकार बड़ा हो गया। मैं एक दिव्य पक्षी हूँ, मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है। तुम्हारे पास थोड़े से ही दाने थे, तुमने अपने बच्चों को ना देखकर मुझे खिला दिया। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, अब तुम जो भी कागज के खिलौने बनाओगी उनमें जादुई शक्तियाँ आ जाएंगी। और एक राज की बात, कल तुम्हारे जंगल में भयंकर बाढ़ आने वाली है, सब तरफ तबाही तबाही होगी। इतना कहकर वो पक्षी गायब हो गया। हम इस जंगल को छोड़कर नहीं जा सकते, हमारे जंगल के पक्षी मुसीबत में हैं, हमें पक्षियों की मदद करनी चाहिए। रानो और टुन्नू घर वापस आ गए। उसने कल की तैयारी करना शुरू कर दी। रानो ने बहुत सुंदर कागज के नाव बनाए। उसने नाव में बहुत सुंदर सुंदर कागज के घर बनाए। देखते ही देखते कागज की नाव बड़ी हो गई और एक विशाल नाव बन गई। वो दोनों अपनी बच्ची को लेकर उस नाव में बने कागज के घर में चले गए। अरे रानो, ये तो लग ही नहीं रहा कि ये कागज की नाव में कागज का घर है। ये तो काफी मजबूत है। उसने सही कहा था, इसमें जादुई शक्तियाँ आ रही हैं। अगले दिन भयंकर बारिश शुरू हो गई। देखते ही देखते पूरे जंगल को बाढ़ ने अपने चपेट में ले लिया। जंगल में हाहाकार मच गया और रानो अपनी नाव बाढ़ में तैराने लगी। उसने सब पक्षियों को उस कागज के बने घर में ले लिया, सिवाय कालू सेठ को छोड़कर। मुझे भी ले लो रानो, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई।
फिर कालू सेठ अपने परिवार को लेकर कागज में बने घर में आ गया। मुझे माफ कर दो रानो, मैंने तुम्हारे साथ कितना बुरा किया, उसके बाद भी तुमने मेरी कितनी मदद की। हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, पता नहीं कौन किसका काम आ जाए। कुछ दिनों बाद जब बाढ़ का पानी उतर गया तब रानो ने कागज के भोजन बनाना शुरू कर दिया। रानो जैसे ही कागज के भोजन बना रही थी वो असली का भोजन बनते जाता। अरे वाह रानो, ये कैसे हुआ? कागज के भोजन असली भोजन कैसे बनते जा रहे हैं? आपको याद नहीं उस जादुई पक्षी ने हमसे क्या कहा था? तुम कोई भी कागज का खिलौना बनाओगी उसमें जादुई शक्तियाँ आ जाएंगी, इसीलिए यह भोजन असली बन गए। प्रभु ने हमारी मदद की है। देखो रानो, इस तरह से कितने पक्षी भूखे मरने से बच गए। इस तरह सबने भर पेट भोजन किया और भूखे मरने से बच गए। कुछ महीनों बाद सब कुछ ठीक हो गया और रानो फिर से कागज के खिलौने बेचने लगी और कागज के बने घर में खुशी खुशी रहने लगी। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? हमारी कहानी को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय हमें दें। आपके कमेंट और लाइक हमारे हौसले को बढ़ाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका धन्यवाद। रामपुर गांव में एक किसान रहता था। उसके पास एक बिल्ला था जिसका नाम बिल्लू था और एक मुर्गी थी। एक दिन किसान मुर्गी को दाना डालते हुए मुर्गी से कहता है, खा ले और दाना खा ले, बस दाना ही खाते रहना। आज तक तूने मुझे एक अंडा तो दिया नहीं। छोटी सी थी जब तुझे जंगल से उठाकर लाया था और तब से तुझे पाल रहा हूँ। अब तक तो तू सिर्फ मेरे ऊपर बोझ ही बनी हुई है। तुझसे तो अच्छा मेरा बिल्लू बिल्ला है। अपने मालिक किसान की यह बातें सुनकर वो बिल्लू बिल्ला बहुत खुश हो रहा था। म्याऊ म्याऊ। मालिक, मैं तो खुद भी इस मुर्गी की ताल में हूँ। अगर मेरा बस चले तो मैं आज ही इस मुर्गी को खा लूं। म्याऊ। इसके बाद किसान खेतों में काम करने के लिए वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और एक दिन मौसम बहुत ज्यादा खराब हो जाता है और बारिश किसी भी समय हो सकती थी। मौसम भी बहुत खराब हो चुका है और मुझे विश्वास है कि अगर बारिश हो गई तो मालिक मुझे पूछेंगे तक नहीं। और तो और मालिक का वो बिल्लू बिल्ला मेरी जान का दुश्मन बना हुआ है। ऐसा ना हो कि आज मैं उस बिल्ले का शिकार बन जाऊं। मैं जल्दी से यहाँ से निकल जाती हूँ। इधर किसान घोड़े बेचकर सुकून की नींद सो रहा था और किसान के बिल्लू बिल्ला को इसी मौके की तलाश थी। म्याऊ। मौका बहुत अच्छा है और मालिक भी सुकून से सो रहा है। आज वो मुर्गी मेरे हाथों से नहीं बचेगी। म्याऊ। इतना कहकर वो बिल्लू बिल्ला वहाँ से चला जाता है और किसान इस बात से बेखबर सुकून से सोया हुआ था। और बिल्लू बिल्ला जब मुर्गी के दरबे में पहुँचता है तो पर वहाँ पर मुर्गी नहीं होती। यह देखकर वो हैरान रह जाता है कि वहाँ पर तो मुर्गी थी ही नहीं। म्याऊ। अरे मेरा शिकार कहाँ चला गया? पहले तो कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि मुर्गी यहाँ पर ना हो। मुर्गी पता नहीं कहाँ चली गई। इधर वो बेचारी मुर्गी उस बिल्लू बिल्ला से बचने के लिए तेज बारिश में भागे ही जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ रानो चिड़िया की बेटी गुड़िया का बुखार था कि उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। ऊपर से मौसम भी बहुत खराब था। रानो चिड़िया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। गुड़िया का बुखार तो उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। मैं इसे अकेला छोड़कर इसके लिए दवा लेने कैसे जाऊं? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। रानो चिड़िया इसी चिंता में थी। तभी उसे बाहर से कुछ आवाज सुनाई देती है। अरे ऐसे खराब मौसम में बाहर कौन हो सकता है? मुझे खिड़की से बाहर देखना चाहिए। रानो चिड़िया जब खिड़की से बाहर देखती है तो उसे एक मुर्गी दिखाई देती है। अरे ऐसे बारिश के मौसम में ये मुर्गी यहाँ पर क्या कर रही है? मैंने तो पहले तो इसे जंगल में कभी नहीं देखा। मैं जाकर इससे पूछती हूँ। सुनो मुर्गी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अच्छी चिड़िया, मैं मुसीबत में हूँ, मेरी मदद कर दो। अच्छा, तुम यहीं रुको, मैं अभी नीचे आती हूँ। इसके बाद रानो चिड़िया पेड़ से उतरकर मुर्गी के पास आती है। क्या बात है मुर्गी, तुम इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? अच्छी चिड़िया, मेरा नाम सोना है। तुम मुझे सुनहरी भी कह सकती हो।